नमस्कार बच्चों। पिछले बार हमने इतिहास सेक्शन का 9th क्लास का हमने रिवीजन किया था और अब हम हाफ ईयरली का सिलेबस करते हैं। भूगोल भाग से जो 9th क्लास का एसएस का सिलेबस है उसमें से हम रिवीजन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें आ सकता है, भारत देश किस गोलार्ध में स्थित है? तो इसमें आपका आएगा उत्तरी गोलार्ध में। हम पृथ्वी के मॉडल को, ग्लोब को दो भागों में बांटते हैं, दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में, और अगर देशांतर में हम उसको बांटे तो पूर्वी या पश्चिमी गोलार्ध होता है, तो पूर्वी गोलार्ध में आता है। तो पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध। अगला क्वेश्चन, भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार बताइए। तो अक्षांश यानी कि इस तरह, और देशांतर ऊपर से नीचे। तो इस तरह आपका आता है कि 8 डिग्री 4 मिनट्स उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश, ये अक्षांशीय इसका विस्तार है। अब देशांतर विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट्स पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट्स पूर्व, ये देशांतरीय विस्तार है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का अगर कुल चारों तरफ की बाउंड्री को हम मेजर करें तो कितना होता है? तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, प्रायद्वीप किसे कहते हैं? तो ये देखिए, यहाँ डायग्राम मैंने बनाया है। प्रायद्वीप, ये पूरे जो एशिया भूखंड है उसका दक्षिण में आपका भारत पड़ता है, और उस दक्षिण में भारत की स्थिति ऐसी है, यहाँ से ऊपर भूमि का भाग है और ये लाइन बनी, यहाँ भी भूमि का भाग है। तो ऊपर भूमि है और नीचे ये देखिए तिकोना भाग जो है वो समुद्र में है या उसमें जलखंड से है। तो यहाँ पर प्रायद्वीप किसे कहते हैं? किसी बड़े भूखंड का तिकोना भाग जो तीनों ओर जल से घिरा हो, उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। यानी पूरी तरफ से पानी से नहीं घिरा, बल्कि सिर्फ 3 भाग पानी से घिरा हुआ है। अगला, भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं? तो पड़ोसी देशों में सबसे बड़ा चीन, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार। अगला क्वेश्चन, भारत से भारत कौन से देश क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं? तो भारत का 7वां स्थान है, तो और कौन से देश है जो उनसे बड़े हैं? पहला रूस, फिर कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर चीन, ब्राजील, और बाद में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का नंबर आता है। भारतीय सीमा में द्वीप समूह के नाम बताइए। हमारी भारत की सीमा सिर्फ ये बाउंड्री ही नहीं है, इसके अलावा भी द्वीप समूह है। तो इस तरफ देखिए, अरब सागर में लक्षद्वीप है, और इस तरफ बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार यहाँ पर है। तो ये यहाँ देखिए, इसका आंसर यही आपके सामने है। अगला क्वेश्चन, पाक जल संधि किन देशों को अलग करती है? पाक जल संधि आप डायग्राम में दे सकते हैं, ये भारत का निचला भाग है यहाँ जो है, और इसके बाद यहाँ पर जहाँ ये एरो है वहां श्रीलंका है। तो ये श्रीलंका और भारत के बीच जो जल की जगह है, ये पाक जल संधि कही जाती है। तो भारत और श्रीलंका के बीच में है। अगला क्वेश्चन देखिए, कर्क रेखा भारत में किन किन राज्यों से गुजरती है? तो भारत को देखिए, बीचों बीच से 2 भागों में बांटती है। ये कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री नॉर्थ ये है। और इसी तरह ग्लोब में विषुवत वृत्त के नीचे इसी तरह 23.5 डिग्री नीचे होती है, जिसको मकर रेखा कहते हैं। तो कर्क रेखा भारत में से गुजरती है, और ये किन राज्यों से गुजरती है? तो यहाँ से हम देखेंगे पश्चिम से लेकर, और यहाँ हम शुरू करते हैं। गुजरात, राजस्थान का निचला भाग होता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इनसे होकर ये गुजरती है। अगला क्वेश्चन, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार लाभ हुआ है? तो भारत की जो बीच में बीचों बीच स्थिति है, यहाँ पर देखिए स्थिति है, और इसके नीचे जो है हिंद महासागर है, इधर अरब सागर और इधर बंगाल की खाड़ी। तो इस स्थिति का भारत को क्या फायदा है? तो भारत की स्थिति हिंद महासागर के शीर्ष पर केंद्रित है। इस स्थिति के कारण भारत से जलमार्गों द्वारा बहुत काफी पुराने समय से ही
जब से सभ्यताएं बसी है तब से जल मार्गों द्वारा जो है आवागमन होता है, और भारत जो है बीच की स्थिति में आ जाता है। इस तरफ भी हाँ, भूखंड है और इस तरफ भी भूखंड है। तो जो भी यहाँ से वहां आवाजाही होती है समुद्र के रास्ते, तो बीच में एक हॉल्ट या बीच में एक स्टेशन, हमारी सीमाओं से होकर वो जहाज गुजरते हैं। तो ये है पूर्वी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी एशिया और पूर्वी एशिया के देश सब। यहाँ तक हमारा व्यापार फैला। अब हम एक नजर जो है अगले पार्ट पर बढ़ने के बाद हम एक नजर इस मैप पर डाल लेते हैं, जो भारत का मैप है। यहाँ देखिए, पामीर ग्रंथि है ऊपर, ये संसार का सबसे ऊंचा पठार है। पठार यानी जो पर्वत को बीच से अगर काट लेते तो ऊपर समतल भूमि हो जाती है, लेकिन बहुत ऊंचाई पर होती है, तो वो पठार है। जिससे कि इस तरफ हिंदू कुश पर्वतमाला जा रही है, इधर कुनलुन श्रेणी है, उसके ऊपर काराकोरम है, और कैलाश श्रेणी है, और ये जास्कर, और उसके बाद ये देखिए ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये हिमालय है। हिमालय इस तरफ ऊंचाई ज्यादा है और इस तरफ उसकी ऊंचाई कम है। तो ये पूरा भारत से होता हुआ नेपाल, भूटान और आगे म्यांमार तक फैला हुआ है उत्तर में। उसके बाद आप देखिए, यहाँ ये सतलुज और उसकी जो सहायक नदियां वो यहाँ से बह रही हैं। ये गंगा और उसकी सहायक नदियां हैं जो बांग्लादेश में चली जाती है। इधर से सांको जो हिंदुस्तान में आकर जो है ब्रह्मपुत्र नदी बन जाती है, और ब्रह्मपुत्र और गंगा यहाँ मिलकर जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इसी तरह आप नीचे देखेंगे, अरावली श्रेणी है, और ये विंध्याचल रेंज है, सतपुड़ा रेंज यानी कि पहाड़ियां उसकी रेंज जो होती है, या श्रृंखला कई पहाड़ियों को एक साथ जो है ऐसे बनी हुई होती है, तो वो श्रृंखला काफी लंबी होती है। इसी तरह यहाँ पर देखिए, उत्तरी सरकार ये पठारी क्षेत्र है, और यहाँ तापी नदी, और उसके बाद यहाँ देखिए मालवा का पठार बीच में आ जाता है। कहाँ? अरावली और सतपुड़ा के बीच में मालवा का पठार, और उसके बाद सतपुड़ा जो पहाड़ियां उसके नीचे से शुरू हो जाता है दक्कन का पठार। ये तिकोने शेप में आप देखेंगे, ये दक्कन का पठार है, जो कि इधर से ज्यादा ऊंचा है और इधर पूर्वी क्षेत्र में कम ऊंचा है। और ये तटीय क्षेत्र है, इधर तटीय क्षेत्र, और यहाँ संकरी जो पट्टी दिख रही है इस काली पट्टी के बाद, ये संकरी क्षेत्र भी तटीय पट्टी है। नीलगिरी की पहाड़ियां यहाँ दक्षिण में देखिए, कर्नाटक में, और उसके बाद ये कावेरी नदी, ये हम बता रहे थे पाक जल संधि यहाँ है देखिए, ये लक्षद्वीप, और यहाँ अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो वो जो हम कह रहे हैं हिंद महासागर में भारत की स्थिति, तो वो व्यापारिक तथा सांस्कृतिक संबंध स्थापित करते हैं बीच में इन देशों से, और भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण हिंद महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न, भारत के भौतिक स्वरूप को हम कितने भागों में विभाजित करते हैं? भारत का जो इस तरह हमने अभी इस ऊपर मैप में देखा था, भारत का भौतिक स्वरूप देखे, तो इस भौतिक स्वरूप को हम कितने भागों में विभाजित करते हैं? तो ये आपका मुख्यतः हम देख के, पहला है हिमालय की विशाल पर्वतमाला, जिसमें आपका पामीर पठार, कराकोरम रेंज, कैलाश रेंज, ये सब इसमें हम पढ़ते हैं। उसके बाद उत्तर का मैदान, जिसमें सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, और इन तीनों नदियों की जो सहायक नदियां हैं वे इसमें शामिल होती है। उसके बाद दक्कन का पठार, दक्कन का पठार जो हमने देखा था, जिसमें मालवा का पठार, छोटा नागपुर पठार, और जो घाट है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, वो इसमें शामिल होते हैं। उसके बाद पूर्वी व पश्चिमी तटीय पट्टी, तटीय मैदान हमने अभी दिखाया था आपको, वे इसमें आते हैं। उसके बाद मरुस्थल, ये मरुस्थल राजस्थान में तो गर्म मरुस्थल है, और लद्दाख में जो है वो ठंडा मरुस्थल है। भारत का जो जम्मू कश्मीर का पूर्वी भाग लद्दाख जो है, वो क्षेत्र आधा तिब्बत में है और आधा हमारे लद्दाख में। जो तिब्बत है वो, तिब्बती जो लोग हैं वो आधे हमारे देश में, तो हमारे देश का जो भाग है वो लद्दाख जो कहा जाता है, वहां पर ठंडा मरुस्थल है। ये ठंडा मरुस्थल आगे तक चीन तक फैला हुआ है। अगला है द्वीप समूह, द्वीप समूह अंडमान और निकोबार व लक्षद्वीप जो हमने अभी देखा, ये इस द्वीप समूह में। तो इस तरह पूरे भारत को कवर कर लेते हैं, फिजियोग्राफिक डिवीजन या फिर जो है उसका भौतिक विस्तार। अगला क्वेश्चन है, ऊंचाई के हिसाब से हिमालय का विभाजन कितने भागों में किया जाता है? तो ऊंचाई के हिसाब से
सबसे ऊपर के जो हिमालय, जो आप चोटियां देखते बर्फ से ढकी हुई, वो उन्हें हिमाद्री कहा जाता है, जो 6000 मीटर से ऊपर होती हैं। उसके बाद हिमाचल, जो लगभग 4 या 45 जो है 100 मीटर ऊपर जो भाग है वो हिमाचल कहे जाते हैं। ये जंगलों से और कुछ एक पार्ट बर्फ से रहते हैं, जहाँ पर कई जो नदियों का उद्गम स्थल भी हो सकता है, या ग्लेशियर होते हैं, वहां पर हिमखंड भी पाए जा सकते हैं। उसके बाद दक्षिणी भाग जो उसके बाद है, जो 3500 मीटर से ऊपर, 3000 या 3500 मीटर से ऊपर जो है जो भाग है, वो शिवालिक कहे जाते हैं। ज्यादातर आप हिल स्टेशन, दून, ये सब वैलीज ये इस भाग में देखोगे। अगला क्वेश्चन है, अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों के बीच कौन सा पठार है? तो अभी हमने मैप में देखा था मालवा का पठार। पश्चिम से पूर्व को हिमालय को 4 भागों में बांटिए। तो पश्चिम से पूर्व, इस साइड से इस साइड हमने देखा था, कश्मीर से लेकर और उधर अरुणाचल प्रदेश तक, तो ये पश्चिमी हिमालय। उसके बाद कुमाऊं और गढ़वाल, जो उत्तराखंड है उसके, जो कुमाऊं और गढ़वाल उन हिमालय में है। फिर मध्य हिमालय, जो आपका बिहार, नेपाल, बिहार, इस पश्चिम बंगाल ये आ जाता है। तो यहाँ के जो हिमालय जो फैले हुए वो मध्य हिमालय में। उसके बाद पूर्वांचल हिमालय, जो पूर्व की पट्टी है, जहाँ पर 7 सिस्टर्स जिसे कहा जाता है, 7 राज्य, छोटे छोटे राज्य है, वो पूर्वांचल हिमालय कहे जाते हैं। संसार की छत किस भूभाग को कहा जाता है? तो अभी हमने देखा था पामीर ग्रंथि जो है, पामीर का पठार, उसे संसार की छत कहा जाता है क्योंकि बहुत ऊंचाई पर वो पठार है। अगला प्रश्न, पूर्वांचल में कौन सी पहाड़ियां स्थित हैं? तो कई सारी छोटी छोटी पहाड़ियां हैं पूर्वांचल में जिनकी ऊंचाई कम है, लेकिन वो हिमालय का भाग है, जिसमें पटकोई, नागा, मिजो और मणिपुर की पहाड़ियां शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, एटाल किसे कहते हैं? एटाल ऐसे द्वीप समूह, ऐसे द्वीप जिनकी जो है आकृतिक घोड़े के नाल जैसी होती है, घोड़े के नाल की आकृति लिए हुए होते हैं अगर ऊपर से देखें उन्हें, तो उन्हें एटाल कहते हैं। दो नदियों के बीच का भाग क्या कहलाता है? दो नदियां बह रही है और उनके बीच में जो है उपजाऊ भूमि जमती जाती है, जलोढ़ मृदा, और उसको हम आब कहते हैं। दो नदियों के बीच का दो आब। अगर 5 नदियों के बीच का है तो पंजाब, पंजाब। तो इस तरह पंजाब का नाम इसी से पड़ा। अब अगला क्वेश्चन है, पाल घाट, भोर घाट, थाल घाट आदि क्या है? ये घाट जो लिखे हुए हैं, तो इनका मतलब क्या है? ये पश्चिमी घाट के दर्रों के नाम है। पश्चिमी घाट जो है, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट हमने कहा, तो उनके बीच में उन घाट, जो उन पहाड़ियां हैं, सख्त पहाड़ियां, उनके बीच में आने जाने का जो रास्ता है वो घाट कहा जाता है, तो उन दर्रों का नाम है। दून किसे कहते हैं? दून भी इसी तरह की घाटियां हैं। निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबोत घाटी को दून कहा जाता है। जैसे कि देहरादून, देहरादून जो जगह है उसका नाम इसलिए पड़ा, वो भी एक दून है। भारत किस प्राचीन विशाल भूखंड का भाग है या भाग था? जब पहले पूरा भूभाग सिर्फ 2 भागों में था, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड, तो ये गोंडवाना लैंड का भाग था जिसमें घर्षण या टेक्टोनिक फोर्सेस के टकराव के कारण और बाद में बिखर गए और विभिन्न जो महाद्वीप वो उभर कर आए। अगला प्रश्न, बांगर क्या है? बांगर उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग, जो नदियों द्वारा लाए जलोढ़ से बना है। जलोढ़ यानी जल के द्वारा लाई गई मिट्टी। यह कम उपजाऊ भाग है क्योंकि ये पुराना है। खादर क्या है? खादर उत्तरी मैदान का नदियों द्वारा लाए गए नए जलोढ़ से बना भाग है, जो नदियों के समीप स्थित है। ये समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न, दक्कन के पठार के विषय में लिखिए। दक्कन के पठार के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ये जो है लावा एक त्रिभुजाकार लिए हुए है दक्कन का पठार का शेप, क्योंकि प्रायद्वीप में बन है ये स्थित, तो ये त्रिभुजाकार का भूभाग है जो लावा के जमने से बना है। यह सतपुड़ा के दक्षिण से शुरू है, जो सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं उनके दक्षिण से जो है इसकी सीमा शुरू हो जाती है, और पूर्व में मैकाल श्रृंखला स्थित है, वहां तक फैला हुआ है, और दोनों तरफ पूर्वी व पश्चिमी घाट स्थित है। अगला प्रश्न, भारत में अफवाह तंत्र को कितने भाग में बांटा जाता है?
भारत में अपातंत्र को कितने भाग में बांटा जाता है? तो हिमालय की नदियां और प्रायद्वीप की नदियां। हिमालय की नदियां जो हिमालय से जिनका उद्गम स्थल है वे नदियां, प्रायद्वीपीय नदियां जिनका पठार से, दक्षिणी पठार से उद्गम स्थल है। तो इस भाग में हम इनको बांटते हैं। ये पूरे साल पानी से भरी रहती हैं, जबकि ये सीजनल होती है, मौसम में पानी इनमें आता है, चाहे बारिश हो या झील से आए। कौन सी नदियां डेल्टा व कौन सी नदियां ज्वारंदुमुख यानी एस्चुरीज का निर्माण करती है? इसमें है नर्मदा और तापी नदी, जो पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है यानी अरब सागर में गिरती हैं। ये तो ज्वारंदुमुखी मुख का निर्माण करती है यानी एस्चुरी का, जबकि बाकी जो नदियां हैं वो चाहे गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी नदियां जो है डेल्टा का निर्माण करती है। अब डेल्टा देखिए, मान लो ये नदी बह रही है और ये विभिन्न धाराओं में इस तरह बट जाती है, और दो धाराओं के बीच में बहुत उपजाऊ जो सिल्ट है, फाइन सिल्ट, वो जमा हो जाती है। तो वो एक तरह से ट्रायंगल, एक डेल्टा का शेप ले लेती है, जिसे हम डेल्टा कहते हैं। वुलर झील कहाँ स्थित है? वुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब फिर से हम एक मैप देख लेते हैं नदियों का। नदियों का ये देखिए, ये नदियां यहाँ से, इसका उद्गम स्थल है सिंधु का, और इसके साथ साथ ये बाकी इसकी नदियां हैं, रावी, चेनाब, झेलम, सतलुज, ये इसकी सहायक नदियां हैं। और ये यहाँ से उद्गम होते हुए भारत को क्रॉस करते हुए और पाकिस्तान में चली जाती हैं। इधर गंगा और यमुना और इनकी सहायक नदियां जो है घाघर, कोसी, सोन, बेतवा, चंबल, ये सब इसकी नदियां हैं। काशी, और ये सब जाकर यहाँ बांग्लादेश में आती हैं। और इधर से देखिए ब्रह्मपुत्र नदी जो सांगपो कही जाती है चाइना में, और फिर इंडिया में यहाँ से यू टर्न लेके भारत में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में यहाँ मिल जाती है, जहाँ इसे मेघना कहा जाता है। और फिर ये यहाँ पर डेल्टा बनाती है, जो संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। इसके साथ साथ आप देखिए नर्मदा और तापी, ये दो नदियां इधर अरब सागर में गिर रही है, ये एस्चुरी बनाती है, जबकि सारी बाकी नदियां महानदी हैं ना। ये देखिए कृष्णा, तुंगभद्रा, और नीचे ये कावेरी, गोदावरी, ये सारी नदियां जो है इस तरफ गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में। अब हम अगला पढ़ते हैं, लवणीय लवणीय जल वाली झील कौन सी है? लवणीय यानी कि नमकीन, खारा पानी जिसे कहते हैं। तो सांबर झील राजस्थान में है, ये लवणीय झील है। अगला, सिंधु नदी का उद्गम स्थल, सिंधु कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से निकलती है, जो कि तिब्बत में है, चीन में, चीनी भाग। आगे, गंगा नदी का उद्गम स्थल, गंगा नदी का उद्गम स्थल एक हिमखंड है पहाड़ों के बीच में, जिसे गंगोत्री कहते हैं। दो धाराओं से मिलकर बनती है गंगा, एक है भागीरथी और दूसरी अलकनंदा। ये दोनों धाराएं देवप्रयाग नामक स्थान पर मिल जाती है, जहां गंगा बनती है। प्राकृतिक झीलों के नाम बताइए जो प्राकृतिक रूप से अपने आप ही बनी है। वूलर, डल, नैनीताल, भीमताल, लोकताक, बारापानी, चिल्का, सांबर, पुलिकट, निजाम सागर। इसी तरह मानव ने भी जो है बांध बनाकर और पानी को रोककर झीलों का निर्माण किया है। तो इसमें मानव निर्मित झीलें जो है वो है गोविंद सागर, महाराणा प्रताप सागर, नागार्जुन सागर, हीराकुंड, गांधी सागर, ये मानव निर्मित झीलें हैं। अगला प्रश्न, कावेरी नदी का जन्म कहाँ से होता है? उसकी सहायक नदियां बताइए। कावेरी जल विवाद देखिए अभी न्यूज में था, कर्नाटक और तमिलनाडु में ये जल विवाद चल रहा है। तो ताल कावेरी नामक, जो कि कुर्ग जिला है कर्नाटक में, वहां से इसका जन्म होता है और ये नदी वहां से उद्गम होती है। इसकी सहायक नदियां हैं तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी और भीमा। दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? दक्षिण में, जैसे उत्तर में हम गंगा कहते हैं, बहुत लंबी नदी है और पूरे साल पानी से भरी रहती है और जीवन दान देती है ये सभी को उत्तर भारत में। तो दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी नदी है, सबसे लंबी बहने वाली नदी है दक्षिण भारत में, जो त्रिम्बकेश्वर त्रिम्बकेश्वर से उदित होती है, जो कि नासिक में है। महाराष्ट्र का नासिक जिला है, उसमें से त्रिम्बकेश्वर से उदय होती है गोदावरी। अगला प्रश्न, चिल्का, पुलिकट तथा कोलेरू किस प्रकार की झीलें हैं? तो बताइए किस प्रकार की है?
ये लेगून झीलें हैं। लेगून क्या होता है? अब देखिए, ये समुद्र है, मान लो आपने देखा होगा उसमें उड़ीसा के तट पर इस तरह का एक निशान बना है। जब हम मैप देखते हैं तो ऐसा निशान, यानी कि ये भूमि का भाग है, उड़ीसा का भाग है, और ये समुद्र है, बंगाल की खाड़ी। और ये जो भाग अंदर को दिखा रहा है, ये एक जगह दिखा रही है जिसमें समुद्र का पानी अंदर गया हुआ है, तो ये झील का रूप लिए हुए है। ये चिल्का झील है उड़ीसा में, और इसे हम लेगून कहते हैं। तो लेगून झीलें इस तरह की होती हैं। तो चिल्का, पुलिकट और कोलेरू जो है वो लेगून झीलें हैं। जलवायु किसे कहते हैं? एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय यानी 3 से 5 साल या 3 साल से अधिक जो है लंबे समय से मौसम की अवस्थाओं को जलवायु कहते हैं, मौसम संबंधी। और मौसम क्या है? मौसम महीने बदलता है, यानी कुछ समय का स्थायी फैक्टर होता है ये। किन पवनों से मालाबार तट पर वर्षा होती है? मालाबार यानी भारत के पश्चिम में, आप ये पश्चिम में देखिए, ये वाला जो तट है ये मालाबार तट कहा जाता है। नीचे का भाग जो है गोवा से नीचे का भाग मालाबार तट, ऊपर कोंकण तट। और तो इस भाग में, पश्चिम भाग में जो है मानसूनी पश्चिम भाग में किन पवनों से मालाबार तट पर वर्षा होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून। ये चित्र द्वारा हम देखिए, ये पश्चिम है इस तरफ और ये दक्षिण। तो दक्षिण से पश्चिम यानी इक्वेटर से जो है ये हवाएं जो है यहाँ से चलती है, अरब सागर से उठती है ये ग्रीष्म काल में, जून में। और यहाँ पर मानसूनी पवनें हर साल उठती हैं ये, और इनकी एक शाखा होती है, बहुत बड़े पैमाने पर ये पवनें चलती हैं, जिनकी एक शाखा भारत में हर साल प्रति वर्ष जो है बारिश करती है, वर्षा करती है। मानसून की दो विशेषताएं बताइए। अब इस मानसून की दो विशेषताएं क्या है? एक तो ये है कि ये असमान वितरण है इसका, हर साल आता है, ये तो बहुत ही फैक्टर है इसका, स्थायी फैक्टर है ये, बहुत बड़ी विशेषता है कि हर साल जून से लेकर ये अगस्त सितंबर तक बारिश करता है। लेकिन इसका असमान वितरण है, जैसे यहाँ बहुत भारी बारिश करता है, उसके बाद ये सीधा चला जाता है, और फिर यहाँ पर जो है पूर्वांचल हिमालय में जो मत्स्यारम जगह है वहां पर बहुत भारी, मेघालय में यहाँ बारिश करता है उसके आसपास एरियाज में, और फिर ये इस तरफ उत्तरी मैदानों में होते होते, और यहाँ भी बारिश करता है उत्तरी मैदान में, यूपी, बिहार और हरियाणा में भी कम, और उसके बाद ये आगे बढ़ जाता है जहां सूखा हो जाता है बिल्कुल ही। तो असमान वितरण है। दूसरा, वर्षा की अनियमितता है, अनिश्चित है। तो वर्षा जो है अनिश्चित है, ठीक है। एक तो असमान वितरण और अनिश्चित, कभी बहुत भारी वर्षा आती है किसी वर्ष, और किसी वर्ष बिल्कुल बहुत कम सूखा ही रह जाता है। तो इस तरह ये मानसून के दो फीचर है। तो हमने कुछ हद तक जो है सिलेबस को कवर करने की कोशिश की है। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करिए। धन्यवाद।